यूएस के आइलैंड हवाई में 13 स्ट्रेटो टैंकर्स पहुंच चुके हैं। स्ट्रेटो टैंकर्स क्या? जो एयर टू एयर जो रिफ्यूलिंग करते हैं, यानी जहाज से जहाज की रिफ्यूलिंग करते हैं, तेल उसमें भरते हैं, जहाज को नीचे नहीं आना पड़ता है। 13 स्ट्रेटो टैंकर्स अमेरिका के हवाई जो आइलैंड है वहां पहुंच गए हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो 12 दिन का युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल में, उस समय भी ये स्ट्रेटो टैंकर्स हवाई में लैंड किए थे और यहां से वो फिर यूएस के कतर और बाकी बेसिस में गए थे। और जिस तरीके से माहौल बन रहा है, अब ईरान एक तरफ, यूएस, इजराइल और शायद पूरी पश्चिमी दुनिया एक तरफ, एक भयंकर जंग की तरफ ऐसा लग रहा है स्थितियां बढ़ रही। देखिए, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज देखिए जो तारीख है 14 जनवरी 2025, 14 जनवरी 2025 को यह सूरत हाल बन गए। और इसमें देखिए क्या है कि यूरोप में जो जर्मनी के चांसलर मर्ज ने जिस तरह से कल कहा था, ईरान में रिजीम चेंज की बात की थी, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट ने किया था, वैसे ही तेवर आज भी जारी है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा हमला ईरान पे एक नए तरह का होगा। चारों तरफ से वो ईरान पे मारेंगे, यानी वो वेस्ट से भी मारेंगे, नॉर्थ से भी मारेंगे, ईस्ट से भी मारेंगे, साउथ से भी मारेंगे, समुद्र से भी मारेंगे, हवा से, एयर से भी मारेंगे, और जमीन से पता नहीं। जमीनी एक चीज है जो अभी खुली, क्योंकि जमीनी हमला मैं देख नहीं रहा हूं, कोई फोर्सेज नहीं है ग्राउंड पे। अमेरिकन फोर्सेज हैं लेकिन वो बहुत कम है। अगर वो घुसती भी हैं ईरान में तो आईआरजीसी उनके लिए तैयार है। तो लेकिन ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हवा, जमीन, समुद्र, पहाड़, सभी जगह, क्योंकि पहाड़ों में इजरायली मिसाइलें। और ये देखिए जो जंग होगी, ये जंग इस तरह की होगी जिसमें अमेरिका की जो एयर पावर है, इट विल बी अ वॉर बिटवीन अमेरिका एयर पावर एंड ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी। और इसमें जो खासियत है, अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे पास वो सिस्टम है कि हमारे जो F-15 और F-35 जहाज है, हवाई जहाज, वो गोस्ट हो जाएंगे। हमारे पास वो रडार टेक्नोलॉजी है। हमारे पास ऐसे रडार्स हैं जो, एक तो ईरान के रडार हमारे प्लेन की उड़ान को समझ नहीं पाएंगे, हमारे प्लेन को चिन्हित नहीं कर पाएंगे ईरान के रडार, और अगर कर भी लिए तो ये हमारे प्लेन में ऐसे रडार हैं कि वो वापस रडार के सिग्नल्स को, जो ईरान के रडार है, उनको ट्रैप करके कंफ्यूजिंग सिग्नल वापस भेज देंगे। लेकिन इसी के लिए तो ईरान ने तैयारी की है। ईरान ने क्या किया, देखिए ईरान का आप पूरा मैप देखिए। ईरान के मैप में आप देखिए तो तबरीज से आप शुरू करिए तो ईरान ने तबरीज में एक अपना बेस बनाया हुआ है। उसके बाद हमदन में नोजे एयरबेस है ईरान का, उसको फ्री फायर उसको एक तरीके से छूट दे दिए कि अपने हिसाब से वो तय करे, सेंट्रल कमांड का इंतजार भी नहीं करे, यानी वो तुरंत फायर कर सकता है। और अगर ये दोनों गिरे तो उसके बाद फिर तेहरान, मेहराबाद, ये पूरा इलाका, जिलान का इलाका, उसके बाद मश्त का इलाका, जो एक वैकल्पिक कैपिटल पूरा तैयार कर लिया है ईरान ने कि अगर युद्ध बढ़ता है तो हम वैकल्पिक कैपिटल की तरफ हम बढ़ सकते हैं, मश्त में। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स है। इनको लेके दुनिया इस समय जंग के मुहाने पे खड़ी है। और ये इस पे कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये अमेरिका इजराइल की एक तरह से जिद का ही नतीजा हुआ ना, कि रिजीम चेंज हमें ईरान में कराना है, ईरान को हर हाल में गिराना है। इजराइल के लिए ये एक वैचारिक सवाल भी है, और इजराइल को गाजा स्वतंत्र ना हो पाए इसलिए ईरान को गिराना है, क्योंकि ईरान ही है जो गाजा की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को उसने फंडिंग पहुंचाई, सबको मदद पहुंचाई, अभी भी पहुंचा रहा है वेस्ट बैंक में। तो ये जो, और गाजा में जो अभी भी रेजिस्टेंस की फोर्सेज हैं वो अभी भी मजबूत है, तैयार है। और ईरान को लग रहा है कि ईरान ने जो कहा कि इजराइल को, कि हम सांप का जो सर है जब तक नहीं कुचलेंगे, यानी सांप सब है ये लेबनान, गाजा, ये, और सर ईरान है, तो सांप के सर को नहीं कुचलेंगे, क्रशिंग द हेड ऑफ द सर्पेंट, तब तक कोई भी ऐसी कारगर हम जीत की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये इजराइल की डॉक्ट्रिन है। और इसी के लिए इस लंबे समय से अमेरिका, और क्योंकि अमेरिका पे ज़ायनिस्ट लॉबी का असर है, उधर ट्रंप पेट्रो डॉलर
कि गिरती साख को लेकर परेशान है और उसको लग रहा है कि एक बड़े तेल का भंडार वेनेजुला में मिला, हालांकि वो सच नहीं है, उसको नहीं मिला है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। और जो बड़ी कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज जैसे इनॉक्स है, शेवरॉन है, कनोको फिलिप्स है, उन्होंने इन्वेस्ट करने को मना कर दिया है वेनेजुला से। उन्होंने कहा ऑलरेडी हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है। तो ट्रंप भी डेस्परेट है कि कुछ ईरान में ही करके दिखा दें, क्योंकि वो कब तक वो ऐसे डींगे हाकेगा वेनेजुला के बारे में। और ये भी उसने कहा है कि अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो चुनाव वो हार जाएगा, जो अभी 6 महीने बाद होना है, कांग्रेस के चुनाव अमेरिका में। और अगर वो चुनाव हारता है तो ट्रंप इंपीच हो जाएगा, ट्रंप विल बी इंपीच। ये वहां अंदर पूरी गोलबंदी अमेरिका की कांग्रेस में है कि वेनेजुला के सवाल पे इसको टांग दो। तो दोनों नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के लिए अस्तित्व का संकट कहीं ना कहीं आ गया है। उधर अमेरिका की इकोनॉमी के लिए अस्तित्व का संकट है, पेट्रो डॉलर। इजराइल के लिए तो पूरी अस्तित्व, अपने वजूद का संकट है। ईरान रहा तो वो इजराइल नहीं रहेगा। इस तरह की पूरी बात हो रही है। हालांकि एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, एक दूसरा विकल्प भी है कि भाई सब लोग शांति के साथ रहें, उसमें दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका अपना अहंकार छोड़े, भारत ईरान जैसे देशों को धमकी देना बंद करे, इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन पे आए, फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे। ये सारी चीजें हैं जिससे एक विकल्प है ये। लेकिन उस विकल्प पे अमेरिका इजराइल अगर नहीं जाना चाहते, और अमेरिका सबसे ताकतवर देश अभी आज का है, तो फिर क्या परिस्थिति बनेगी। और ईरान को, क्योंकि देखिए आज हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं कि तेहरान ने यह भी कह दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो यूएस के सारे बेसिस पे हमला करेगा, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो कहीं भी हो, बहराइन में हो, आप तो जानते ही सब जगह, सऊदी अरेबिया, सब जगह वो हमला करेगा। और इसीलिए जो अरब देश है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरे बाप ये ना हो, इसको नहीं होने देना है। और उन्होंने अमेरिका पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि किसी भी हाल में अमेरिका इस जंग को रोके, इस जंग को आगे ना बढ़ाए। ये गल्फ देशों का कहना है। अब देखिए, अब ईरान में जो हालात है, ईरान में मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये शुरुआती दौर का वीडियो है जब प्रोटेस्ट वहां शुरू हुए। लोग कहते हैं कि वहां के दुकानदारों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे ये 28-29 का है, जब मैं वहां था ईरान में, उस समय का वीडियो है ये। इसमें आप देखिए कैसे दुकानदारों को प्रोटेस्टर्स मार रहे हैं कि तुम विरोध करो। ये आपने देखा। दूसरा एक और मैं वीडियो दिखाता हूं, इसमें ईरान के फोरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं जो मारे गए, वो कोई बासिज की या ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स ने नहीं मारे, वो खुद जो दंगाई थे उन्होंने मारे। और उनके कुछ महिलाओं के थ्रोट स्लिट है, यानी गला उनका कटा हुआ है, यानी आइसिस स्टाइल, यानी आइसिस के लोग घुसे हुए थे। अब ये एविडेंस है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईरान का दावा है। ईरान ने ऐसी एविडेंस पेश की है। ما خانمایی رو داشتیم که گلوشون رو به اصطلاح بریدن، تعداد زیادی رو داشتیم بر اساس چاقو، اسلحه شکاری دلور که معلوم بود به اصطلاح نزدیک به گردن و حتی گلدون اون به اصطلاح پوکه در گلو وجود داره. یعنی خواهم عرض بکنم که یا صدماتی که از بالای پشت بامه، یعنی معلومه که افراد تروریستا مستقر شده بودن. अब इन परिस्थितियों में देखिए, इधर 2 दिन से जब से जनता सड़क पे आई ईरान में, और इमाम खामनेई के समर्थन में, तो ईरान ने ये एक संदेश दिया कि ईरान की जनता उसके साथ है। उसके बाद से बेचैनी बढ़ गई। फिर लगातार रजा पहलवी ने, जो अमेरिका के एक मतलब मैरीलैंड एक इलाका है, वहां बैठ के उसने पहले एक अपील जारी की कि फिर से प्रोटेस्ट करो, पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लो, बाजारों पे कब्जा कर लो, शहरों पे कब्जा कर लो। वो अपील बेकार गई। फिर कल ट्रंप ने खुद अपील की। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जनता, तुम सड़कों पे आओ, कब्जा कर लो, और तुम पे गोली चलती है तो मैं आ रहा हूं,
हेल्प इज ऑन इट्स वे, ये ट्रंप ने कहा, मदद पहुंच रही है। और उसके बाद लेकिन ईरान में कुछ हुआ नहीं, प्रोटेस्टर्स का कोई ऐसा फिर से कोई प्रोटेस्ट का दौर नहीं शुरू हुआ। अब अमेरिका क्या करेगा? तो अभी जो कर रहा है, क्या वो केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अभी भी चल रही है, डरा रहा है ईरान को कि देखो हम इधर से हमला करेंगे, सीरिया में जो बेसिस हैं, उधर कतर में जो बेसिस हैं, फिर हम ऑस्ट्रेलिया उधर से कर देगा जो ईरान के साउथ में पड़ता है, और फिर जो हमारी फ्लीट है स्टेट ऑफ हुर्मुज में, वहां से हम हमला कर देंगे। फ्रांस और इंग्लैंड वेस्ट से हमला कर देंगे। तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ सब जगह से ईरान घिरा हुआ है और ईरान को हम दबा देंगे। लेकिन वहीं पर ईरान ने इसी स्थिति के लिए तैयारी की है कि अगर ऐसा हमला होता है तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने लेयर्ड अपना, यानी एक उन्होंने पूरी, क्योंकि आप एक फ्लैट जमीन हो तभी चारों तरफ से हमला होगा तो आप धंसोगे। अगर आपने ऐसे 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 एक अपने डिफेंस को सीढ़ियों की तरह कर दिया है, तब आप चारों तरफ से हमला करोगे, आपको टारगेट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे टारगेट्स पहाड़ के नीचे हैं, पहाड़ के अंदर है। जो मिसाइल फैक्ट्रीज हैं वो कहां हैं, और ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है यह किसी को नहीं पता वो कितनी घातक है। अगर मैक 15 तक की कुव्वत है, जो कि लग रहा है खुर्रम शहर 4 और फतेह में और तमाम इस तरह की मिसाइल्स में, तो बहुत बड़ी चीज होती, क्योंकि साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर पर आ रहा है, और मैक 15 मतलब 15,000 किलोमीटर पर आ, 15,000 किलोमीटर, यानी कई इजराइल उसमें निपट जाएंगे। तो अब आप सोचिए, ये जो सारी सब कुछ ईरान के उसमें है। तो ईरान पे एक तरफ हमला हो रहा होगा, मान लीजिए नॉर्थ ईरान पे हमला हो रहा है, या तो फिर एकदम से ऐसा हमला हो कि चारों तरफ से वो कुछ ना ईरान कर पाए, ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। तो देखिए, एक ही तरफ से हमला हो सकता है, इसकी संभावना है, लेकिन फिर वही बात है कि चारों तरफ से भी कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है। अभी जो ताजा खबर है जिसके बारे में देखिए बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये, एक तो ये है कि यूएस ने अपने बेसिस से बहुत सारे पर्सनल्स हटाना शुरू कर दिए। यानी ईरान अगर हमला करता है यूएस बेसिस पे तो उसने हटाना शुरू कर दिए। तो ग्राउंड इन्वेजन की बात भी इससे खारिज होती है कि यूएस के पास ट्रूप्स ही नहीं है वहां ग्राउंड इन्वेजन के लिए। उसके अलावा अभी एक खबर आई है नई कि एक जो यूएस के कुछ ग्रुप्स यूएस ने लगाए हुए थे ईरान में, जो यूएस के लिए काम करते हैं, इरानियन ग्रुप्स हैं, उन्होंने एक हिट लिस्ट दी है। और वो हिट लिस्ट ये है कि करीब 23 बासिज के स्टेशन, कुछ आईआरजीसी के ठिकाने और अली खामनेई और कुछ टॉप लीडर्स के ठिकाने। अब लेकिन ये बात भी अजीब सी लगती, ठीक है, बासिज के ठिकाने की बात समझ में आ सकती है, आईआरजीसी के कुछ ठिकानों की बात समझ में आ सकती है, लेकिन खामनेई कहां पर हैं ये एग्जैक्टली पता। खामनेई एक जगह तो रहेंगे नहीं, वो तो लगातार मूव करेंगे। और ये मैंने भी देखा था जब मैं ईरान में था कि भाई इस तरह की तैयारी है, और ज्योग्राफी ऐसी है ईरान की कि उसमें कई जगह मूव किया जा सकता है, और ऐसी ऐसी जगह हैं जहां अब इंडिया में अब कहीं कोई गुम हो जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट भी जा सकता है, केरला भी जा सकता है, महाराष्ट्र भी जा सकता है, छत्तीसगढ़ भी जा सकता है, कहीं भी कोई जा सकता है। तो इसलिए देखिए, वहां की जो ज्योग्राफी, ईरान भी बहुत डाइवर्स कंट्री है, वहां रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं, हरे भरे इलाके भी हैं, सूखे इलाके भी हैं, सब कुछ है, नदियां हैं, समुद्र है। तो और हर तरह से उन्होंने वेपनाइज किया हुआ है। उनका एक रिच आइलैंड है जिसको उन्होंने वेपनाइज किया है, वो टूरिस्ट स्पॉट है बहुत बड़ा, और वहां से वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, स्टेट ऑफ हुर्मुज को पूरा वॉच कर रहे हैं। तो हर तरफ से ईरान ने अपने वॉच टावर्स लगा, एक तरह से आप समझिए कि एक देश ने हर डायरेक्शन में वॉच टावर लगाए। तो इसलिए उसको आप, यू कैनॉट कैच ईरान अनअवेयर्स, क्योंकि वो उसने मतलब ऐसा नहीं है कि उसने अपना साउथ छोड़ दिया, नॉर्थ पे केंद्रित किया, उसने ईस्ट छोड़ दिया, वेस्ट पे केंद्रित किया, उसने हर जगह लगाया। और फिर कैस्पियन सी का कॉरिडोर है जो सीधे रशिया से जोड़ता है ईरान को, और रशिया का सीधे इंटरवेंशन इस मामले में हो सकता है अगर सबने मिलके, सारे देशों ने मिलके किया। लेकिन ये जो हिट लिस्ट मिली है, इस हिट लिस्ट पे काम हो सकता हो
कि बासिज के कुछ इलाकों पे, IRGC के कुछ इलाकों पे अमेरिका हमला करे और ये उम्मीद करे कि ईरान रिटेलिएट ना करे कि भाई हमने आपके टॉप लीडर पे हमला नहीं किया, या कुछ नूरा कुश्ती टाइप हो जाए। लेकिन नूरा कुश्ती ईरान नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। अभी ईरान की जो परिस्थितियां हैं उसमें नूरा कुश्ती नहीं है, बिल्कुल वो समाज एक हो गया है। वो होता है पूरा, जैसे होता है ना, पूरा सब लोग एक शेल में आ गए हैं और वो उस शेल को भेद पाना बड़ा असंभव है, क्योंकि जब तक ईरान में डिवीजन नहीं होगा, अमेरिका देखिए कोई बड़ी किसी स्कीम में कामयाब नहीं हो सकता। ये अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इजराइल की भी यही प्रॉब्लम है कि वो कोई ऐसी कोई स्कीम में, जिसमें रिजीम चेंज की जो स्कीम होती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के कोई विकल्प पेश कर देते हैं, अब आगे बढ़ चढ़ के कोई विकल्प पेश कर देते हैं, किसी नए को आप बैठा देते हैं। वेनेजुला में वो नहीं हुआ। वेनेजुला में क्या हुआ, किसी नए को बैठा पाए क्या? आज भी कल की बात है अभी कि मदुरो के बेटे ने वहां पर खुली स्पीच दी है कि हमारे बाप ऐसे ऐसे हैं, यहाँ है वेनेजुला की स्थिति, यहां पर हम लोग अमेरिकन आर नॉट वेलकम हियर। और वो तो आपको मैंने शायद बताया ही था कि जो टॉप ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने वेनेजुला में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है, जो पहले भी मैंने आपसे कहा था। लेकिन लोग कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं होगा, वो इन्वेस्ट करेंगे। अरे कैसे इन्वेस्ट करेंगे भाई, कंडीशंस भी तो होनी चाहिए। तो परिस्थितियां देखिए बहुत ही भिन्न है। दुनिया एक बड़े ग्लोबल युद्ध के कगार पे, मैं इसको विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध ना भी कहूं, ग्लोबल युद्ध, ये नया टर्म है, ग्लोबल युद्ध। और ग्लोबल युद्ध इसमें नॉर्थ और साउथ के बीच में ही होगा कि जो अमीर देश है, जिनको नॉर्थ कहा जाता है, वो हमला करेंगे ईरान पे, जो कि एक साउथ, जो कि विकासशील देश हैं, उन पे। अब इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि ईरान से उसके लोग वहां से अलग हटें। तो अब इंडिया की क्या पोजीशन होगी? क्या इंडिया तटस्थ रह सकता है? अमेरिका इजराइल का साथ तो खोल के नहीं दे सकता, लेकिन क्या तटस्थ रह सकता है? ये भी देखिए बहुत बड़ा सवाल है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ताकत पाकिस्तान कहां जाएगा, बर्मा कहां जाएगा, श्रीलंका कहां जाएगा, नेपाल कहां जाएगा? उधर चाइना तो रशिया के साथ जुड़ा ही हुआ है और रशिया ईरान के साथ जुड़ा है। तो जो अगर ये लड़ाई नॉर्थ साउथ की हो गई, यानी जो अमीर देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनके बीच की ये जंग हो गई, तब तो ये इतिहास बदल देगी। ये इतिहास बदलेगी अगर ये जंग हो गई, क्योंकि इसमें देखिए पोटेंशियल है। ईरान खड़ा हो गया है, ईरान झुक नहीं रहा है, और ईरान के साथ रशिया, चाइना है। इंडिया को भी आज नहीं तो कल आना होगा। और इससे जो नॉर्थ, जो डेवलप्ड नॉर्थ है, या उसको वेस्ट कहिए, मतलब वेस्ट भी कहिए, जिन्होंने हम पे इतने सैकड़ों साल राज किया, सारे पूरे अफ्रीका, एशिया, सब पे सैकड़ों साल राज किया, इनके रिसोर्सेज को कभी हमारे पास, हमको भी तो मौका मिलना चाहिए कि हम अच्छा, इनके रिसोर्सेज छोड़ दिए, हम अपने रिसोर्सेज पे खुल के हम काम कर सके, हम अपने रिसोर्सेज पे हमारा पूरा अधिकार हो सके, हमारी संपदा पे हमारा अधिकार हो, वेनेजुला के तेल पे वेनेजुला का अधिकार हो, ईरान के तेल पे ईरान का अधिकार हो, भारत की सारी जो संपदा है, चाहे भारत के पास इतने भी मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें अभी पहाड़ों के नीचे हैं, रेत के नीचे हैं, उन सबको एक्सप्लोर करके इस्तेमाल भारतवासियों के लिए करना है कि हमको बाहरियों के लिए करना है? ये देखिए आप, ये चैलेंज है। इसी नोट पे मैं आज का प्रसारण समाप्त करता हूं। कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।